Hello students, good morning. Today we will study about the fifth chapter of history, and this chapter is the Vedic Age. In this chapter we will study about the sources of Vedic Age, text of early Vedic and later Vedic periods, social and economic life during the period, and many things. Then let's start the chapter, the beginning of the Vedic age, correspondent with the end of the Indus civilization. तो वैदिक एज की जो शुरुआत हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्ति के बाद शुरुआत होती है, और जिसका टाइम पीरियड क्या था 2500 से लेकर 1500 BC से. द पीरियड ड्यूरिंग विच द वेदाज वेयर रिटन इज नोन एज द वैदिक एज. तो ऐसा समय, ऐसा टाइम पीरियड जब वेदों की रचना हुई, वेदों को लिखा गया, तो वेदों के रचना के काल को ही क्या कहते हैं? वैदिक एज कहते हैं. इसके तो तमाम सोर्सेज हैं. तो वैदिक एज के क्या क्या सोर्स हैं, कैसे जानकारी मिलती है कि वैदिक एज की शुरुआत कब से हुई है, किस महाकाव्य से जानकारी मिलती है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं. लिटरेरी सोर्सेज. मच ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द पीरियड इज derived फ्रॉम वैदिक लिटरेचर विच इंक्लूड्स वेदास एंड द टू ग्रेट एपिक रामायण एंड महाभारत. तो हमारी जो जानकारी कहाँ से मिलती है हमें इस सोर्स के बारे में? तो वैदिक लिटरेचर जो किसमें सम्मिलित है? जो दो ग्रेट एपिक्स है. एपिक मीन्स क्या होता है? महाकाव्य. दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत. द ब्राह्मण्स एंड आर्यनक्स. तो इन सब से हमें इस युग की जानकारी मिलती है. चलिए वेद के बारे में देखते क्या है. वेद है क्या? द टर्म वेद कम्स फ्रॉम द रूट विड. वेद शब्द की उत्पत्ति विड से हुई है, विच मीन्स विजडम, जिसका अर्थ क्या होता है? चतुराई या नॉलेज, ज्ञान जिसे बोलते हैं. द नॉलेज ऑफ द आर्यज इज कंप्लीटेड इन द वेदाज. द नॉलेज ऑफ द आर्यंस. तो आर्यों का जो ज्ञान था किसमें सम्मिलित किया गया है? वेद में सम्मिलित किया गया है. द वेदास रिटन इन अराउंड 3500 ईयर्स एगो. और वेद कब लिखे गए थे? लगभग 3500 वर्ष पहले. आर वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स दैट आर अवेलेबल टू अस. दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस. तो ये जो वेद हैं ये विभिन्न तरह के जीवन, जैसे कि सामाजिक जीवन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस जीवन के बारे में जानकारी इससे हमें मिलती है. वेदाज आर द मोस्ट सैक्रेड बुक्स. जो वेद होते हैं इस बहुत ही पवित्र पुस्तक मानी जाती है आर्यों की. इट इज़ बिलीव दैट द ऋषिज हु रोट द वेदाज रिसीव्ड दिस नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड. ऐसा माना जाता है कि जिन ऋषियों ने इन वेदों की रचना की है उनको इस वेदों के बारे में जो भी शब्द लिखा गया है, वेदों में जो भी जानकारी लिखी गई है, उन सब की जानकारी डायरेक्ट गॉड से मिली है उनको, ऐसा माना जाता है. द वेदास वेयर ट्रांसमिटेड वर्डली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिफोर दे वेयर रिटन डाउन. देयर आर 4 वेदास. देखिए वेदों का ट्रांसमिशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता था. जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन सुनना जानते थे. तो जो लोग पढ़े लिखे होते थे, ऋषि मुनि जो इसके बारे में जानकारी रखते थे, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस ज्ञान को ओरली पहुंचाते थे. मतलब कथा कहानी के माध्यम से लोगों को सुना करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बातें, ज्ञान की बातें पहुंचाते थे. तो वेद मुख्य रूप से 4 माने गए हैं. पहला है ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद. तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है. ऋग्वेद इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास. ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद है यह सबसे पुराना वेद है, जिसमें कितने श्लोक लिखे गए हैं? इट कॉन्टेंस 1028 यानी कि 1028 श्लोक लिखे गए हैं. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स बाय वेरियस सेज एंड पोइट्स
ये जो इसमें श्लोक लिखे गए हैं ये या प्रेयर जो भी लिखे गए हैं तो विभिन्न प्रकार के सेज मीन्स क्या, साधु और कवि के द्वारा मिलकर के लिखा गया है। सम ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, और जो कुछ इसमें जो पोएम है या श्लोक है वो डायलॉग के रूप में लिखा गया है। बच्चों आप लोग ऊपर चित्र में देखेंगे कुछ धुंधला सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको ब्राउन कलर में, तो इसके बारे में जानते क्या है। द एबव मनुस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद रिटन ऑन द ब्रिज वॉक वाज फाउंड इन कश्मीर। तो जो ये मनुस्क्रिप्ट दिखाई गई है ये किस पे लिखी गई है, बिरच बार्क, मतलब क्या जैसे भोजपत्र बोलते थे, भोजपत्र पर लिखी गई है, स्क्रिप्ट लिखी गई है, और ये कहाँ पे मिली है, कश्मीर में। सामवेद, इट कंटेन्स ट्यून्स फॉर द प्रेयर्स ऑफ द ऋग्वेद। सामवेद क्या है, संगीत से संबंधित शिक्षा इसमें प्रार्थनाएं सम्मिलित हैं। यजुर्वेद, इट कंटेन्स हाइम्स एंड रिचुअल्स टू बी फॉलोड बाय रेक्टिंग देम। इसमें कैसे हम लोग श्लोक को, प्रेयर्स को प्रे करें, यूज करें, इसके बारे में बताया गया है। चौथा दिया है अथर्ववेद, इट कंटेन्स सॉन्ग, स्पेस एंड मैजिकल चार्म्स टू कीप अवे एविल स्पिरिट्स। जो अथर्ववेद लिखा गया है इसमें सॉन्ग, स्पेस और जादू टोना के बारे में लिखा गया है, और इसमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार हम ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत हैं, इनसे हम बच सकते हैं, जादू टोने को कैसे हम हटा सकते हैं या करवा सकते हैं, इस सब के बारे में लिखा गया है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रामायण और महाभारत, द टू ग्रेट एपिक्स। रामायण और महाभारत दो ग्रेट महाकाव्य हैं, महान महाकाव्य है। रामायण वाज कंपोज्ड बाय ऋषि वाल्मीकि। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी, ऋषि वाल्मीकि के द्वारा। किस लैंग्वेज में की गई है, संस्कृत में की गई है। गोस्वामी तुलसीदास लेटर कंपोज्ड इज एट रामचरितमानस इन हिंदी। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रामचरितमानस के रूप में हिंदी में लिखा है। अब महाभारत को देखते हैं। महाभारत कंप्लाइड बाय ऋषि वेद व्यास। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है, वेद व्यास के द्वारा की गई है, जिसमें कम से कम 1 लाख श्लोक या वर्सेज लिखे गए हैं। तो इसके बाद देखते हैं ब्राह्मण्स, देयर आर इन फैक्ट कमेंट्रीज ऑन वैदिक हाइम्स। और आर्यकर्ष क्या है, ब्राह्मण्स में क्या है, वैदिक हाइम्स जो लिखी गई हैं, श्लोक लिखे गए हैं, उसके बारे में कमेंट्रीज की गई हैं, लिखी गई हैं, बताई गई हैं। दे वेयर फॉर द यूज ऑफ हर्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट। तो आर्यकर्ष मीन्स क्या होता है, इसमें ऐसी पुस्तक है जिसमें हर्मिट्स मीन्स क्या होता है, संत साधु जो जंगलों में रहते हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं उपनिषद, दिस कंटेंट द इंडियन फिलॉसफी और कर्म, माया एंड मुक्ति। तो उपनिषद में क्या दिखाया गया है कि कर्म, माया और मोह माया से जो मुक्ति मिलती है, मोक्ष के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द आर्यंस ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, द एरिया अराउंड द कैस्पियन सी। ऐसा माना जाता है जो आर्य भारत में आए थे वो मूल रूप से कहाँ से संबंधित थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। द आर्य अराउंड द कैस्पियन सी, और जो एरिया कहाँ के आसपास का एरिया था वो कैस्पियन सी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से आए थे, इन साउदर्न रशिया। और एक किस क्षेत्र से आए थे, साउदर्न रशिया से। दे वेर बेसिकली हर्डर्स ऑफ कैटल्स एंड लेड ए नोमैडिक लाइफ ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड फॉडर इन देयर होमलैंड। ग्रुप्स ऑफ आर्यंस वेयर forced to leave their homelands in the search of greenery pastures for their animals। ऐसा माना जाता है कि जो आर्य भारत में आए थे प्राचीन काल में वे कैस्पियन सी के आसपास रहने वाले, रसिया में रहने वाले थे, और ये मूलतः जीवों को पालने वाले थे, जानवरों को पालने वाले थे, और ये अपने जानवरों को चारे पानी की तलाश में इधर उधर भटकने वाले थे, और इन्हीं की तलाश में ये लोग इंडिया आए थे। Some groups moved westwards towards Europe while the other
migrate towards India through Persia and Afghanistan in around 1500 BC। इसमें से कई ग्रुप थे, कुछ ग्रुप तो वेस्टर्न की तरफ, पश्चिम क्षेत्र की तरफ निकल गए और कुछ ग्रुप इंडिया में आ गए। और इंडिया में कहाँ से आए थे? पर्सिया और अफगानिस्तान होते हुए लगभग 1500 BC पूर्व भारत में आए थे। द ग्रुप ऑफ आर्यंस हु सेटल इंडिया आर नोन एज द इंडो आर्यंस। और आर्यंस का ऐसा ग्रुप जो भारत में आकर सेटल हुए, उन्हें किस नाम से जानते हैं? इंडो आर्यन के नाम से जाना जाता है। तो आर्यंस जो भारत में आए थे वे एक साथ नहीं आए थे, बल्कि कुछ अलग अलग बैच में आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपना आकर अपने रूल्स का विस्तार किया। तो हम देखते हैं कि पहला फेज क्या था उनका। तो अर्ली वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अनुसार वे लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे। उसके अनुसार पहला क्या था? द अर्ली वैदिक पीरियड, उनका टाइम पीरियड क्या था? 1500 से 1100 BCE। और दूसरा क्या दिया है? लेटर वैदिक पीरियड, जो 1100 टू 1500 BCE। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, अराउंड 1700 टू 1500 BC द आर्यंस क्रॉस द नॉर्थ वेस्ट पासेज। तो ऐसा माना जाता है कि 1700 से 1500 BC के आसपास जो आर्यंस थे उन्होंने इंडियन बाउंड्री को पार किया और कहाँ पे सेटल हुए थे? पहले हिमालय एंड सेटल डाउन द सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। और हिमालय और सप्त सिंधु के आसपास, जिस सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? 7 नदियों का, 7 नदियों से घिरे क्षेत्र, विच इंक्लूडेड एरिया ऑफ, जो कहाँ कहाँ सम्मिलित था? मॉडर्न पंजाब, सिंध एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। और जब प्रारंभ में आर्यंस भारत आए थे तो इन्हें बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जो जंगली क्षेत्रों में रहने वाले थे दस्युओं से इनको सामना करना पड़ा। जो दस्यु आर्यंस को भारत में इंडिया आने से, सेटल होने से रोक रहे थे, उनसे इनको फाइट करना पड़ा। तो आर्यंस ने दस्युओं को हराया, डिफीट किया और इनको विंध्य के क्षेत्रों में खदेड़ा। और द डिफीटेड पीपुल वेयर टेकन एज द स्लेव्स वेयर कॉल्ड द दास। और जो हराए गए थे, आर्यंस के द्वारा जो हारे हुए पीपल थे, उनको लोगों ने दास के रूप में रखा। आगे देखते हैं हम लोग लेटर वैदिक पीरियड, जो 1100 से 1500 BC था। तो लेटर they moved east and north and settled in the Gangetic Valley covering a large part of northern India। उसके बाद वहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से निकल कर के ये लोग गंगेटिक क्षेत्रों में, गंगेटिक घाटियों में, जो बहुत एक लंबा क्षेत्र में फैला हुआ था, वहाँ पे अपने आप को सेटल करना शुरू किए। दे सेटल डाउन हियर एंड बिगेन कल्टीवेशन आफ्टर क्लियरिंग द थिक फॉरेस्ट बाय कटिंग और बर्निंग देम। बाद में क्या हुआ कि जब ये लोग गंगेटिक क्षेत्र में सेटल होना शुरू हुए तो वहाँ पे जो कम घने जंगल थे उनको कटाई करके वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी समय जो सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद थे, इन वेदों की रचना हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं लैंग्वेज। द लैंग्वेज स्पोकन बाय आर्यन इज बिलीव्ड टू बी द रूट ऑफ लैंग्वेजेज इन पर्शियन, ग्रीक, संस्कृत एंड जर्मन। इसीलिए जो मैक्सिमम जो भाषाएं हैं कॉमनली एक दूसरे से लगभग मैच करती हैं। देखिए कौन कौन सी है? मदर को लैटिन में बोलते हैं मैटर, ग्रीक में बोलते हैं मीटर, संस्कृत में बोलते हैं मटर और जर्मन में बोलते हैं मटर। मतलब सभी भाषाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी एंड अदर थिंग्स जो भी बचे हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और बुक ले करके पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप सीधे हमसे संपर्क करिए। थैंक यू।